पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक, जिसमें देश के आर्थिक हालात पर हुई चर्चा। पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था पर व्यक्त किया गया संतोष। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। गृह मंत्री अमित शाह, सूचना प्रसारण मंत्री जावड़ेकर सहित अनेक क्षेत्रों के लोगों ने गिरफ्तारी की निंदा की। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना जारी है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। फिलहाल जो बाइडेन मतगणना में आगे चल रहे हैं। और प्रदेश के जल संसाधन मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश भर में गांव में सिंचाई के लिए प्रयुक्त होने वाले सरकारी सिंचाई नलकूपों को सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। इसके लिए ऊर्जा विभाग के साथ बैठक की जा चुकी है। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में देश के आर्थिक हालात पर चर्चा हुई और इस बात पर संतोष व्यक्त किया गया कि इकोनॉमी तेजी से पटरी पर लौट रही है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इकोनॉमी के पटरी पर लौटने के अनेक संकेत मिल रहे हैं। प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, एफडीआई भी बढ़ा है। कैबिनेट में हिमाचल में लोहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया गया। 210 मेगावाट बिजली का यह प्रोजेक्ट 1810 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इससे 775 करोड़ यूनिट बिजली हर साल मिलेगी। करने का निर्णय लिया गया। 210 मेगावाट का ये बिजली का प्रोजेक्ट 1810 करोड़ रुपए के लागत से बनेगा। इससे 775 करोड़ यूनिट हर साल बिजली मिलेगी। इससे 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। हिमाचल को 1140 करोड़ रुपए की बिजली मुफ्त मिलेगी। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने घर में घुसकर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया। अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र सीआईडी ने 2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक की आत्महत्या की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। अर्नब को अलीबाग ले जाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अर्नब की गिरफ्तारी पर कहा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने लोकतंत्र को एक बार फिर से शर्मिंदा किया है। रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ राज्य की शक्तियों का दुरुपयोग, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। यह हमें आपातकाल की याद दिलाता है। स्वतंत्र प्रेस पर इस हमले का जरूर विरोध होना चाहिए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि मुंबई में प्रेस पत्रकारिता पर जो हमला हुआ है वो निंदनीय है। यह इमरजेंसी की तरह ही महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस घटना को प्रेस की आज़ादी पर हमला बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है। जो लोग वास्तव में इस स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं उन्हें अवश्य बोलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर कहा कि प्रेस की आज़ादी को लेकर जो लोग आज अर्नब के समर्थन में खड़े नहीं हैं, इसका मतलब है वो फांसीवाद का समर्थन करते हैं। हो सकता है कि आप उन्हें पसंद नहीं करते हो, उन्हें स्वीकार नहीं करते हो, उनके अस्तित्व को तुच्छ समझते हो, लेकिन यदि आप चुप रहते हैं तो आप दमन का समर्थन करते हैं। आज़ादी पर एक बहुत बड़ा हमला है। हम लोगों ने आपातकाल में प्रेस की आज़ादी के लिए भी लड़ाई लड़ी थी। इंसान की आज़ादी, न्यायपालिका की गरिमा, और प्रेस का पूरा अधिकार है कि वो सवाल पूछे। आप उससे मतभेद रख सकते हैं, आप उसको काउंटर कर सकते हैं, आप उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन सवाल पूछने के लिए आप
पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग करके गिरफ्तार करेंगे, इससे बड़ी तो भर्त्सना योग कोई बात हो नहीं सकती। असर हो रहा है सोनिया जी और राहुल गांधी की चुप्पी पर। ये रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर प्रायोजित आरोप लगाते हैं कि संस्थाओं के ऊपर हमला हो रहा है, और आज प्रेस की आजादी पर इतना बड़ा हमला हुआ है। देश के एक बड़े संपादक को गिरफ्तार कर लिया है सवाल पूछने के कारण, और सोनिया जी और राहुल गांधी दोनों खामोश हैं, चुप हैं। यही दिखाता है क्योंकि कितने दोहरे मानदंड हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को प्रेस की आजादी पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि प्रेस को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है, सवाल पूछने पर पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग करना निंदनीय है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना जारी है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स प्रत्याशी के बीच जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को 538 में 270 वोट जीतने होंगे। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने 3 दिवसीय वाराणसी दौरे के तीसरे दिन बुधवार को सर्किट हाउस सभागार में विद्या भारती के प्रतिनिधियों, अध्यापक और अध्यापिकाओं एवं आईसीडीएस के आंगनबाड़ी केंद्र की सीडीपीओ व सुपरवाइजरों की रूप से आयोजित मार्गदर्शक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में बच्चों को संस्कारित शिक्षा, ज्ञानवर्धक शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा आदि सहित बच्चों विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के समस्त आयाम समाहित हैं। महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने देश के प्रदेशों के राज्यपालों के साथ पूरा दिन वार्ता कर महिला व शिक्षा पर क्या काम हो रहा है की जानकारी ली है। नई शिक्षा नीति में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय दिया है। देश के सभी राज्यपालों के साथ और प्रधानमंत्री जी भी इसमें शामिल थे। पूरा एक दिन सभी स्टेट में राज्यपाल के द्वारा क्या क्या हो रहा है और शिक्षा विभाग, महिला बाल कल्याण विभाग, ये सब क्या काम कर रहे हैं इसका जायजा भी लिया गया था। सभी यूनिवर्सिटी अपना वेबिनार कर रहे हैं, विद्या भारती ने भी अपना वेबिनार किया, और इस हिसाब से हम देखें तो हमारा जो अभी तक का जो कार्यक्रम, अभ्यासक्रम, गतिविधियां रही है, इसमें काफी कमियां हम पा रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से आंगनबाड़ी केंद्र व प्राइमरी स्कूल में सुधार को लेकर बातचीत की। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी वाराणसी के दौरे पर हैं। दौरे में इन्होंने सेवापुरी ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, इनका निरीक्षण किया। साथ ही आंगनबाड़ी की जो करतियां हैं और ग्रामीण महिलाएं हैं, उनसे भी मुलाकात की। ये जो मैडम जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इनको आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं जो ग्रामीण इलाके की महिलाएं हैं उनके लिए? सरकार के लिए और समाज दोनों के लिए महिला का शिक्षण और बच्चों का शिक्षण और संस्कार और उसका हेल्थ, ये प्रायोरिटी में होना चाहिए। जो वो प्रायोरिटी में होगा तो बच्चे और हमारी माताएं स्वस्थ होगी, कोई कुपोषित बच्चे नहीं होंगे, और जब बच्चा स्वस्थ होता है, संस्कारी होता है, तो पढ़ने में बहुत ही आसानी से आगे बढ़ सकता है। और इसी वजह से विलेज में जो काम ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारी माताएं कम पढ़ी लिखी हैं, कई ऐसी भी होगी कि जो पढ़ी ही नहीं होगी, और ऐसे अनपढ़ या तो कम पढ़ी लिखी महिलाओं को जो हम मार्गदर्शन करते हैं, उसको गाइड करते हैं, तो वो तुरंत समझ जाती है कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, हम ऐसे पढ़ाएंगे बच्चों को, हम बच्चों को स्वस्थ रखेंगे, गर्भावस्था के समय पर हमारी बच्चियों को हम खिलाएंगे और आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेरणा देंगे। लेकिन जब तक बच्चों का डेवलपमेंट कैसा होता है, उसको संस्कार कैसे मिलते हैं, वो हम आंगनवाड़ी केंद्र में नहीं सिखाएंगे तो बच्चे भी नहीं सीखेंगे। और ये चिल्ला चालू पद्धति से सब लोग काम करेंगे। और इसी वजह से मैंने 3 दिन से ये काम किया है, आंगनवाड़ी में जाना, बच्चों से बातचीत करना, बच्चों को मिलना,
आंगनवाड़ी जो बनी है उसके दीवारों पर क्या है, क्या लिखा हुआ है, बच्चे वो देख कर पढ़े। माताएं जो आती है वहाँ, सगर्भा माता आती है तो उनकी गोद भराई होती है, तो उसी समय भी उसको थोड़ा सा मार्गदर्शन दिया जाता है। तो ये देखकर मुझे भी काफ़ी खुशी हुई कि धीरे धीरे करके हमारी आंगनवाड़ी की ओर समाज का भी ध्यान गया है और सरकार का भी ध्यान गया है। ये मेरे लिए तो खुशी की बात है। उम्मीद करते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र में माताएं अपने बच्चों का पोषण अच्छे से कर सकेंगी, उच्च शिक्षा में महिलाएं अपनी भागीदारी निभा सकेंगी, और जो लोग आस्था रखते हैं भगवान विश्वनाथ में, भगवान राम में, उनको भी आस्था का, श्रद्धा का भाव मिलेगा। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार अभी जारी रहेंगे, पहले लेते हैं ये विराम। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अरे क्या हुआ चाचा, आज काम करते हुए गाना नहीं गुनगुना रहे हैं आप? छोटे भाई को टीबी हो गई है। हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में टीबी का जांच और उसके इलाज दोनों ही मुफ्त में उपलब्ध है। पर चिंता तो अन्य खर्चों की है। RNTCP नोटिफाइड जितने भी टीबी मरीज हैं ना, सरकार उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इलाज की समाप्ति तक सरकार हर टीबी मरीज के बैंक अकाउंट में हर महीने 500 रुपए दिया करेगी। ये तो टीबी के मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अरे राजेश भाई, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो तुम। और बताओ। बस मेरी बेटी का कल जन्मदिन है और आपको आना होगा। चलो चलता हूँ। अरे राजेश भैया, आप उससे हाथ क्यों मिला रहे थे? उसे पिछले महीने से टीबी है। 2 हफ्ते तक लगातार दवा खाओ ना तो टीबी फैलने का खतरा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और रही बात हाथ मिलाने की, गले मिलने की, शौचालय इस्तेमाल करने की, बर्तन खाना बांटने की, उससे टीबी नहीं फैलता। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री ने वर्ष 2024 तक देश के सभी घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। फतेहपुर जिले में इस मिशन के तहत तेजी से कार्य किया जा रहा है। हर घर नल से जल को रफ्तार देने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर जिले के हथगांव ब्लॉक के अंतर्गत 4 ग्राम पंचायत कासिमपुर, रामपुर, मुआरी, मोहम्मदाबाद, टिकरी में लगभग 9 करोड़ की लागत से पानी की टंकियों के निर्माण का शिलान्यास किया। इसके बाद स्थलीय निरीक्षण करते हुए गुणवत्ता युक्त काम करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। जनपद में अब तक 132 पानी की टंकियां बनकर तैयार हो चुकी हैं, जिससे लोगों को शुद्ध जल की सप्लाई दी जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। नौ करोड़ के ऊपर की टंकियां हैं और मैं समझती हूँ कि इससे बहुत सारी लोगों को बीमारियों से निजात मिलेगी, क्योंकि शुद्ध पेयजल न होने के कारण बहुत सारी बीमारियों से लोग ग्रसित हो जाते। यही उद्देश्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का। आज हथगांव ब्लॉक में अभी 4 टंकियों का कर रहे हैं, उसके बाद 4 और हैं। और सरकार का उद्देश्य है कि हर ग्राम पंचायत में पेयजल की उपलब्धता हो, शुद्ध पेयजल हो। जैसे लाइट हमने घर घर पहुंचाया, वैसे ही पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का सरकार का मिशन है। उसी जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत ये पानियों का, टंकियों का शिलान्यास हो रहा है। मसला सर यहाँ पे बहुत थी, पानी का जल स्तर इतना गिर जाता था कि पिछले साल 20-20 फुट पाइप हमने डलवाया है। दूसरी बात जो है, पानी का TDS बहुत ख़राब था यहाँ पे। अभी जल जीवन मिशन से पानी घर घर जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। सुविधाएं यहाँ बहुत ख़राब थी। यहाँ पानी आता था, दूर से आता था, बच्चे लोग परेशान होते थे पानी लाने के लिए। पानी की सुविधाएं कमज़ोर थी। टोटी से मिलेगा तो थोड़ा राहत मिलेगी, सुविधा होगी।
यूपी में जल शक्ति विभाग नलकूपों नहरों को अब सौर ऊर्जा से चलाएगा। इसके लिए संबंधित नलकूपों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए जल शक्ति विभाग ने बागों नहरों के आसपास खाली पड़ी सरकारी जमीनों को खोजा है। प्रदेश में पहली बार ये क्रांतिकारी कदम होगा। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि सोलर पैनल स्थापित करने के लिए ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। बैठक के दौरान महेंद्र सिंह ने कहा कि सिंचाई विभाग के जलाशय, नहरों, बागों के आसपास पड़ी खाली जमीनों पर सोलर पैनल स्थापित करके बिजली उत्पादित की जाएगी। इस प्रणाली से पैदा की गई बिजली का लाभ आम नागरिकों को भी मिलेगा। आज से करीब 6-8 महीने पहले हम लोगों ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की कंपनियों को आमंत्रित किया था। 3 दिन का प्रेजेंटेशन हुआ था कि हम लोग नहरों के किनारे, रिजर्वायर्स पर और अपनी जो वेस्ट लैंड है उन पर सब पे कैसे सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली का उत्पादन करके विभाग के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए एक क्रांतिकारी काम कर सकें। उस पर बहुत अध्ययन करने के बाद देश में कहाँ पर ऐसे काम चल रहे हैं और दुनिया के अंदर कहाँ काम चल रहे हैं, उनकी सबको लेकर के आज हम लोगों ने एक बड़ी बैठक किया, जिसमें हमारे ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव और हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के एसीएस और नेडा और सभी विभागीय अधिकारी, विद्युत विभाग और हमारे सिंचाई विभाग के लोग उपस्थित थे, जिसमें एक बड़ा निर्णय हम लोगों ने लिया है कि दोनों लोग मिल करके जितने हमारे रिजर्वायर हैं उस पर फ्लोटिंग सोलर एनर्जी के लिए और जो हमारे जमीन लैंड खाली पड़ी है उस पर भी हम लोगों ने सौर ऊर्जा को अच्छे ढंग से कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए आज हम लोगों ने बातचीत किया है। हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत क्रांतिकारी कदम ये होगा कि अभी तक जहां इरिगेशन डिपार्टमेंट केवल सिंचाई के लिए पानी देता था, नहरों की व्यवस्था करता था, वहीं पर ऊर्जा को उत्पादित करके उत्तर प्रदेश की जनता को एक बड़ा तोहफा हम लोग देने जा रहे हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन त्योहारी सीजन में गतिविधियां बढ़ने से कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ धोएं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को तेजी से संचालित किया जा रहा है। श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश में रोजगार के और अवसर पैदा हों, इसके लिए नई एमएसएमई इकाइयों को बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण कराया जा रहा है। नई एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से प्रदेश में लगभग 25 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेजी से चालू किए जाने के संबंध में प्रक्रियाएं चल रही हैं, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, बैंक्स के साथ संपर्क है, बैंक के साथ मॉनिटरिंग हो रही है। इसके क्रम में जो हमारी रजिस्टर्ड एमएसएमई हैं वो लगभग वैसे तो 90 लाख हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड हैं वो 8,18,000 सभी काम कर रही हैं और लगभग 52 लाख श्रमिक उसमें काम कर रहे हैं। जो विद्यमान एमएसएमईज थी उनको आत्मनिर्भर पैकेज में 4,36,000 इकाइयों को 10,767 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। प्रदेश में रोजगार के और अवसर पैदा हों, इसके लिए नई एमएसएमई को भी वित्त पोषण कराया जा रहा है बैंकों के माध्यम से। उनका लगातार अनुश्रवण बैंक के साथ किया जा रहा है। 5,83,000 नई एमएसएमईज को 14 मई के बाद से पिछले 5 महीने में 15,562 करोड़ रुपए के ऋण बैंकों द्वारा दिए गए हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,167 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि एक्टिव मरीजों की संख्या 22,676 हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना से रिकवरी दर 90% से अधिक हो गई है। कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 2,167। इस प्रकार क्रमिक जो पॉजिटिव केसेस की संख्या आज तक कुल 4,89,502। जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो आज कुछ बढ़ी है कल के सापेक्ष। कल जो 22,538 एक्टिव मरीजों की संख्या थी वो बढ़ के 22,676 हो गई। मृत्यु आज भी कम है, 15 हैं और मृत्यु की कुल संख्या कल की मिला करके आज तक 7,104। होम आइसोलेशन में लोगों की संख्या 9,673। टेस्टिंग आज की प्रगति 1,46,995 और कुल क्रमिक प्रगति 1,54,54,280। समाचारों में वक्त है एक छोटे से विराम का।
जिताया है। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गंगा को साफ स्वच्छ रखने में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर वर्ष 4 नवंबर को गंगा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको लेकर मुरादाबाद में कई कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में से एक हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिला पुरुषों सहित नौजवान खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाफ मैराथन दौड़ लगाने वाले युवा खुश नजर आए। उनका कहना था कि आज हमने दौड़ के माध्यम से लोगों से गंगा साफ स्वच्छ बनाने की अपील की है ताकि गंगा फिर से पहले जैसी निर्मल कोमल हो जाए। तो हम दौड़ के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि आप आपके शहर की जो आप रामगंगा है उसको स्वच्छ रखें, साफ रखें, निर्मल बनाए रखें। आप रामगंगा को स्वच्छ बनाने के लिए अपना सहयोग जितना भी हो सकता है उतना दें। नवंबर है और आज ही के दिन जो है माँ गंगा का जो है नेशनल रिवर के रूप में उनको एक घोषणा की गई थी। उसी के उपलक्ष्य में गंगा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में आज मैराथन महिला और पुरुष का आयोजन किया गया है। देखिए, सीधा सीधा आज का जो हाफ मैराथन दौड़ थी उससे संदेश देने की कोशिश ये की गई कि जो हमारी रामगंगा है प्रदूषित हो रही है और उसे गंदगी से मुक्त किया जाए, प्रदूषण खत्म हो। तो जो हम लोग हरिद्वार और ब्रजघाट स्नान करने जाते हैं तो हम जितने भी गंगा से संबंधित अपने रीति रिवाज हैं वो हम मुरादाबाद में निभाएंगे। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए जहां सरकार प्रयासरत है, वहीं सरकारी संस्थान भी इस काम में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी के अंतर्गत वाराणसी के कलेक्ट्री फार्म स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में 4 दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इरी के वैज्ञानिकों ने किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करके अधिक पैदावार के बारे में बताया। वहीं ऊसर, बाढ़ और सूखे क्षेत्रों के लिए धान की नई प्रजातियों की जानकारी दी गई और रोग रोधक प्रजातियों के बारे में भी किसानों को बताया गया। इस अवसर पर किसानों ने कहा कि हमें चावल की उन किस्मों के बारे में पता चला और यहां खेती की आधुनिक विधि की जानकारी भी मिली। वहीं इरी के सर्वेश शुक्ला ने बताया कि 4 दिवसीय इस प्रशिक्षण में वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को उन्नत खेती के साथ साथ बाढ़, सूखा और ऊसर भूमि में पैदा होने वाली वैरायटी की जानकारी भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इसमें जनपद वाराणसी और चंदौली के 100 किसानों के 25-25 ग्रुप में ट्रेनिंग दी जा रही है और कोविड गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। प्रकार की प्रजातियां धान की लगाई गई हैं। हमको जितना यहाँ बताया गया, जबकि हम पहले कुछ जानते ही नहीं थे। और प्रधानमंत्री का जो सपना है कि किसानों की आय दोगुनी की जाए, तो आज देखने से ऐसा महसूस होता है कि जो हमारे बाढ़ एरिया में लगाने वाली धान की फसल है, जो ऊसर में लगाने वाली फसल है, और जो कम पानी और ज़्यादा पानी में भी होने वाली जो हमारी फसल है, यहाँ पर सभी प्रकार की फसलें यानी बीज जो तैयार हैं, करीब 34 प्रकार के यानी ये वेराइटियाँ यहाँ लगाई गई है। देख करके अब जी ऐसा होता है कि अगर हम पहले यहाँ आ गए होते तो हम लोगों की आय कब की दुगुनी हो गई होती। ये जो है हम पहले आए होते, देख लिए होते, तो हम लोग इस बार ही लगाए होते। और धान की जो वैरायटियाँ हैं देखने में बहुत सुंदर है और इसके रख रखाव और बीज शोधन के बारे में हम लोगों को बताया गया, जो बहुत ही अच्छा है। देश के दूरदराज गांवों में अब कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए रसोई गैस सिलेंडर पहुंचाए जाएंगे। इससे उज्ज्वला के उपभोक्ताओं और अन्य रसोई गैस उपभोक्ताओं को उनके गांव के पास रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध होंगे। वहीं सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं को एजेंसी तक दौड़ भी नहीं लगानी पड़ेगी। प्रदेश में करीब 50,000 पीएससी चल रही हैं, उनमें से करीब 2,000 सीएससी लखनऊ में कार्यरत हैं। मौजूदा समय में दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे गैस उपभोक्ताओं तक सिलेंडर की सप्लाई की गति बहुत धीमी है। गांव में रसोई गैस की कम खपत के पीछे डिस्ट्रीब्यूटर और उपभोक्ताओं के बीच दूरी भी एक वजह है। वहीं 15 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी के उपभोक्ताओं को अभी भी सिलेंडर के लिए एजेंसी तक जाना पड़ता है। इसमें पैसा और समय दोनों की बर्बादी होती है। सीएससी के राज्य प्रमुख अतुलित राय बताते हैं कि इसी दूरी को कम करने और ग्रामीण उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए सीएससी के जरिए गैस सिलेंडरों की बिक्री शुरू की गई है। उज्ज्वला के जो लाभार्थी थे
उनको दूरी होने के कारण वो अपना सिलेंडर रिफ़िल नहीं करा पा रहे थे। और जो हमारे गैर उज्ज्वला के जो लाभार्थी थे वो भी अपना सिलेंडर बुक कराने के लिए उनको शहर तक जाना पड़ता था। बाइक पे सिलेंडर रख के, देखा होगा आपने, साइकिल पे सिलेंडर रख के जाना पड़ता था। अब वो सिलेंडर उनके गांव में ही 6 से 7 सिलेंडर तक हमारा VLE रख सकता है एक बार में, और वो सिलेंडर फिर वहीं पे बुकिंग करके और गांव वालों को वो देता है जब उसके सिलेंडर खत्म हो जाते हैं, 6 सिलेंडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत फल, सब्जी, रेहड़ी पटरी पर अपनी दुकान लगाने वाले दुकानदारों और अपने घरों से अचार, मसाले और कॉस्मेटिक का काम करने वाली महिलाओं को उनका व्यवसाय फिर से शुरू कराया जा रहा है। इनमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन के कारण जिनका रोजगार बंद हो गया था और उन्हें फिर से अपना रोजगार स्थापित करने में मदद की जा रही है। इस योजना से छोटे दुकानदारों को सूदखोरों से मुक्ति मिल रही है। नगर आयुक्त डॉक्टर अरविंद चौरसिया ने बताया कि पूरे देश में मेरठ स्ट्रीट वेंडर्स को लोन उपलब्ध कराने में 12वें नंबर पर है और प्रदेश में मेरठ नगर निगम का 8वां नंबर है। मेरठ में 14,105 स्ट्रीट वेंडर्स ने आवेदन किया था और 7,359 स्ट्रीट वेंडर्स के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिसके सापेक्ष 5,057 लोन वितरित किए गए हैं। कुसुमलता नाम है मेरा, और मोदी जी ने हमें 10,000 रुपये का लोन दिया है। इससे हमने अपना कारोबार बढ़ाया है। मतलब जैसे कि मेरा मसालों का काम है, मैंने अचार का काम बढ़ाया है। इसमें मसालों का भी पैकेट बनाती हूँ, 10-10, 20-20 रुपए के, 50 रुपए के पैकेट बना के घर घर जाके बेचते हैं हम। प्रधानमंत्री का बहुत धन्यवाद कहते हैं। मेरा नाम रमा शर्मा है, मैं प्रधानमंत्री योजना से जुड़ी हुई हूँ और मैं कॉस्मेटिक का काम करती थी, तो मेरा लॉकडाउन में काम बिल्कुल ठप हो गया था। प्रधानमंत्री की योजना मुझे 10,000 रुपये लोन मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी की बहुत अहम से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझ जैसी औरत को जो उन्होंने मदद करी है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरा अब काम बढ़िया चल रहा है। मेरा नाम अंजलि है, मैं सब्जी का काम करती हूँ, फल बेचने का। मेरे पापा नहीं है, मैं मम्मी और मैं हूँ। घर में जो बड़े हैं हम, बाकी सब छोटे हैं। मेरे खुद 2 बच्चे हैं जो छोटे हैं, और मैं काफ़ी परेशानी हुई थी लॉकडाउन में, लेकिन जब से हमें लोन मिला है, ये पास हुआ है, हमें काफ़ी काम आसान हो गया है और सामान लगाना भी, दुकानदारी भी काफ़ी आसान हो गई है हमारे लिए। और अब हमें काफ़ी आसान हो गया है, हम अपना काम भी कर रहे हैं और हमारा काम भी चल रहा है अच्छे से। ये लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो ये योजना चालू करी है, इससे बहुत राहत मिली है। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोई भी दिक्कत नहीं हुई, बैंक ने लोन तुरंत दे दिया हमें। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें देश के आर्थिक हालात पर चर्चा हुई। पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया गया। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। गृह मंत्री अमित शाह, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित अनेक लोगों ने गिरफ्तारी की निंदा की। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना जारी है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। फिलहाल जो बाइडेन मतगणना में आगे चल रहे हैं। और प्रदेश के जल संसाधन मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश भर में गांवों में सिंचाई के लिए प्रयुक्त होने वाले सरकारी सिंचाई नलकूपों को सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। इसके लिए ऊर्जा विभाग के साथ बैठक की जा चुकी है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।